आज हम पढ़ेंगे पाठ 5 कक्षा 8। पाठ का शीर्षक है उद्योग। ये हमारे भूगोल का जो है पाठ। तो आप उद्योग शब्द से क्या समझते हैं? उद्योग शब्द का अर्थ है, जैसे उद्योग बहुत तरह के होते हैं। बहुत तरह के मतलब उद्योग किसको बोला जाता है? जहाँ जो बहुत सी चीज़ों का निर्माण करते हैं। अब जैसे आपने देखा है कि किस तरह से प्लास्टिक होता है, उससे प्लास्टिक से कितनी चीज़ें बनती हैं, और ये सब चीज़ें हमारी कहाँ पर बनाई जाती हैं? फैक्ट्रियों में बनती हैं। उसके बाद आप देखेंगे आपकी बुक्स हैं, कॉपीज़ हैं, वो कैसे बनती हैं? वो पेड़ों से बोला जाता है ना आपको कि पेड़ नहीं काटने चाहिए, पेड़ अधिक मात्रा में लगाने चाहिए, और जो कागज़ है वो बच्चों को वेस्ट नहीं करना चाहिए। जैसे आप लोग फाड़ फाड़ के उसकी चीज़ें बनाते रहते हैं, वो सब बच्चों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो कागज़ है वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है? पेड़ों से। तो पेड़ आप काट देंगे तो फिर एक तो हमें क्या होगा, हमें ऑक्सीजन देते हैं पेड़। दूसरी बात, बहुत से काम आता है। वृक्षों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। तो बच्चों, अब आप समझ गए कि उद्योग किस तरह से है। तो उद्योग जो है वह पाठ हम शुरू करते हैं। तो देखिए, क्या आपने कभी यह विचार किया कि लिखने की अभ्यास पुस्तिका को जो आप इस्तेमाल में लाते हैं वह विनिर्माण की लंबी प्रक्रिया के बाद आपके पास पहुंचती है? तो इसके जीवन की शुरुआत किससे होती है? वृक्ष से होती है। उसे काटा जाता है और लुगदी मिल तक ले जाया जाता है। वहाँ वृक्षों की लकड़ी को संसाधित एवं काष्ठ लुगदी में परिवर्तित किया जाता है। काष्ठ लुगदी को रासायनिक द्रव के साथ मिलाया जाता है और अंततः मशीनों के द्वारा कागज के रूप में परिवर्तित किया जाता है। यह कागज प्रेस में जाता है, जहां रसायनों से निर्मित स्याही का इस्तेमाल पृष्ठों पर रेखाएं छापने में किया जाता है। इसके उपरांत पृष्ठों को अभ्यास पुस्तिका के रूप में बांध कर व पैक करके बिक्री के लिए बाजार में भेज दिया जाता है। अंत में यह आपके हाथों में पहुंचती है। तो देखो कितनी लंबी प्रक्रिया है कि किस तरह से जो है पेड़ों में से क्या प्राप्त किया जाता है? एक लुगदी, एक लार्वा जो है, और वो लिया जाता है पेड़ों से, पेड़ों की लकड़ियों से, और फिर उनको किसमें वो परिवर्तित कर देते हैं? उसको वो एक रसायन के द्रव के साथ मिलाकर और फिर उसको मशीनों में डालकर और फिर जो है उससे कागज़ का निर्माण किया जाता है। और फिर क्या होता है कि कागज़ का जब एक तो वो कागज़ बन गया, कागज़ के ऊपर आपने देखा है किस तरह से लाइनें लगी होती हैं। कुछ लिखना है तो स्याही से किस तरह से है उसको किताबों में परिवर्तित करना है। फिर उनका जो फ्रंट पेज है, आपने देखा है फ्रंट पेज कई बुक्स का, कॉपीज़ का कितना सुंदर बनाया जाता है। तो इस तरह से जो है रसायनों को स्याही के साथ इस्तेमाल करके पृष्ठों की अभ्यास पुस्तिका जिसमें आप लिखते हैं वो बनाई जाती है, और फिर उसके बाद उनको पैक करके कहाँ भेज दिया जाता है? बाज़ारों में भेज दिया जाता है। अब आप जैसे ये चित्र देख रहे हैं, यात्रा आरंभिक पेड़ का चित्र है। इसमें क्या बताया? कागज़ का निर्माण कैसे होता है, फिर उसका पुनः चक्रण किस तरह से होता है। अब आप आगे देखें, द्वितीयक क्रियाकलाप या विनिर्माण में कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्य के उत्पादों के रूप में परिवर्तित किया जाता है। जैसा कि आपने देखा, लुगदी कागज के रूप में और कागज अभ्यास पुस्तिका के रूप में ये विनिर्माण प्रक्रिया के 2 चरणों को प्रदर्शित कर रहे हैं। अब देखो कि पहले तो कच्चे माल को लोगों से
जो है लिया जाता है, उसके बाद फिर उसको एक चीज़ में बनाने में, जैसे अब लुगदी ली, फिर जो है पहले वृक्षों से जो है वो लिया जाता है, लार्वा निकाला जाता है उसका, फिर उसको क्या है कागज़ के रूप में, अभ्यास पुस्तिका बनाने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें क्या हो गए, 2 चरण शामिल हो गए। अब आगे देखें आप, उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधि से है जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण अथवा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। इस प्रकार लोहा और इस्पात उद्योग वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित है। कोयला खनन उद्योग कोयले को धरती से निकालने से संबंधित है तथा पर्यटन सेवा देने से संबंधित उद्योग है। अब क्या है, उद्योगों का संबंध किससे है, आर्थिक गतिविधि से, जो वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण अथवा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। और इस प्रकार का लोहा क्या है, वो हमारे इस्पात उद्योग में जो वस्तुएं बनाई जाती हैं उससे जो है संबंधित है। फिर कोयले का जो खनन है वो कोयले की धरती से निकालने से संबंधित है और पर्यटन की जो सेवाएं हमें दी जाती हैं उनसे संबंधित है। पर्यटन सेवा कैसे है, जैसे अब बसें बनाई जाती हैं, हवाई जहाज़ बनाए जाते हैं, उसमें इस्पात का प्रयोग किया जाता है। अब आप आगे देखें, उद्योगों का वर्गीकरण। उद्योगों का वर्गीकरण किस तरह से किया जाता है। उद्योगों के वर्गीकरण में सबसे पहले आएगा हमारा कच्चा माल, आकार और स्वामित्व के आधार पर किया जाता है। तो उद्योगों का वर्गीकरण किससे किया जाता है, पहले नंबर पे कच्चा माल। तो कच्चे माल के उद्योग के उपयोग के आधार पर उद्योग जो है वो किस पर आधारित है, कृषि पर, खनिज पर आधारित है, समुद्र पर आधारित है और वन पर आधारित है। ये सारी चीज़ें, अब कच्चा माल आप देख सकते हैं। अब जैसे कृषि पर किस तरह से आधारित है, जैसे अब खेतों में कपास उगती है, ठीक है, तो वो कपास सीधा तो आप उस कपास को लपेट नहीं सकते हैं ना, उस कपास से धागा तैयार किया जाता है, धागे से फिर क्या होता है, कपड़े बनाए जाते हैं, कमीज़ें बनाई जाती हैं और कितने काम आता है। जैसे उस धागे की रंगाई हुई, फिर उसमें जैसे अलग अलग रंग के धागों को बनाया, फिर उनकी बुनाई की जाती है और फिर जाके कहीं कपड़ा तैयार होता है। तो कितनी मेहनत होती है एक शर्ट को बनाने में, आप ये देख सकते हैं। उसके बाद खनिज है, तो हमें जो खनिज मिलते हैं उनसे हम कितनी तरह की चीज़ें बना लेते हैं। जैसे अब हमें मिला एल्युमिनियम। एल्युमिनियम किस में काम आता है, वाहन निर्माण के, यातायात के जो हमारे साधन हैं उनको बनाने में। और फिर समुद्र पर आधारित, समुद्र में हमें बहुत से लवण मिलते हैं, जैसे नमक हमें कहाँ से मिलता है, समुद्र के पानी से। और फिर वन पर, वन से हमें क्या मिलता है, जो लकड़ियाँ हमें प्राप्त होती हैं, उनसे आप क्या फर्नीचर बनाते हो, पेड़ों की लुगदी से आप कागज़ बनाते हो। तो कितनी चीज़ें जो हैं वो इन पर आधारित है। अब आप आगे देखो, कृषि आधारित उद्योग जो हैं वो कैसे हैं, कच्चे माल के रूप में आपको वनस्पति और जंतु उत्पादों का उपयोग करते हैं। इसके साथ साथ क्या होता है, खाद्य संसाधन में भी, जैसे आप तेल इस्तेमाल कर रहे हो, कॉटन के आप कपड़े पहन रहे हो, और डेयरी उत्पाद जैसे आप दही ले रहे हो, दूध ले रहे हो, पनीर ले रहे हो, ये सब चीज़ें। और चर्म उद्योग भी जो है वो किस पर आधारित है, कृषि पर। तो ये हो गए आपके कृषि उद्योगों के उदाहरण। तो मैंने आपको ये विस्तार से भी समझा दिया, अब आपको ये समझ भी आ गया। आगे देखते हैं हम खनिज आधारित। मैंने आपको इन सब के बारे में पहले बता दिया, अब आप इनके वो देखो कि कौन कौन से इसमें उदाहरण दिए गए हैं। अब खनिज आधारित उद्योग क्या है, प्राथमिक उद्योग है
जो खनिज अयस्कों का इस्तेमाल करके कच्चे माल के रूप में करते हैं। इन उद्योगों के उत्पाद जो है वो क्या करते हैं, अन्य उद्योगों का पोषण करते हैं। अयस्क से निर्मित लोहा खनिज आधारित उद्योग का उत्पाद है। यह कई अन्य उत्पादों के दोबारा से निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, जैसे भारी मशीनें हो गई, भवन निर्माण है तथा रेल के डिब्बे बनाने में। अब भारी भारी मशीनें बनाने में देखो कितनी तरह का इस्पात लगेगा हमारा, उसके बाद लोहा लगता है। फिर जब भवन, आप एक घर बनाते हो बच्चों, तो आपने देखा है घर को बनाने में कितनी चीज़ें लगती हैं। लोहा भी इस्तेमाल होता है, लकड़ी भी होती है, एल्युमिनियम भी होता है, कितनी तरह के जो हैं ये हमारे यहाँ पर एक घर को बनाने में, मिट्टी है, सीमेंट है, ये तो एक अलग चीज़ है। उसके अलावा भी आप देखते हो लकड़ी है, लोहा है, एल्युमिनियम है, ये सब चीज़ें क्या हैं, घर को बनाने में लगती हैं। और फिर रेल के डिब्बे, अब रेल के डिब्बे बनाने में भी आपने कभी रेल में बैठे हो तो आपने देखा होगा कि रेल हमारी बाहर से तो लोहे की होती है, अंदर जो है हमारी सीटें कितनी तरह की होती हैं। कुछ में लकड़ी के जो हैं फट्टे लगे होते हैं, कुछ में जो है फोम वगैरह लगा के अच्छी सी सीटें बनाई होती हैं, और कुछ में पूरे बेड की तरह। और कितनी सुंदर सुंदर सामान आज के ट्रेनों, आप नई नई ट्रेनें जो हमारी चल रही हैं उनमें कितना जो है इस्तेमाल किया जा रहा है सामान। आगे देखें, समुद्र आधारित उद्योग। समुद्र आधारित उद्योग क्या है, जैसे सागरों और महासागरों से जो हमें प्राप्त उत्पाद होता है उसका उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। और समुद्री खाद्यान्न प्रसंस्करण उद्योग और मत्स्य तेल निर्माण इसके उदाहरण है। खाद्य प्रसंस्करण में तो देखो बच्चों, सबसे पहले नंबर पे आएगा नमक, और फिर समुद्र में बहुत मछलियाँ होती है, तो मछलियों का जो तेल निकाला जाता है वो भी हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। फिर वन आधारित उद्योग, वनों से जो प्राप्त उत्पाद का उपयोग हम करते हैं किसमें, कच्चे माल के रूप में, जैसे लुगदी से कागज़ बनाना और दवाइयाँ बनाना। वृक्षों से हम कितनी तरह के वृक्षों से लेते हैं जिसमें हम औषध रसायन जिसको बोला गया है वो दवाइयाँ बनाना। फर्नीचर, अब आप देख रहे हो डबल बेड है, आपके स्कूल की टेबल है, चेयर है, वो सब किससे बनी है, लकड़ी से। फर्नीचर हो गया ये। और फिर भवन निर्माण, ये सब किससे संबंधित उद्योग हैं, वनों से संबंधित उद्योग। अब आप आगे देखो, आकार। उद्योगों के आकार का तात्पर्य है निवेश की गई पूंजी की राशि, नियोजित लोगों की संख्या और उत्पादन की मात्रा से है। तो उद्योगों के आकार का तात्पर्य किससे हो गया, निवेश की गई पूंजी की राशि, नियोजित लोगों की संख्या और उत्पादन की मात्रा से है। आकार के आधार पर उद्योगों को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में, लघु आकार के उद्योग और वृहत आकार के उद्योग। अब कितनी तरह के उद्योग हो गए हमारे, 2 तरह के, एक है लघु आकार के उद्योग और दूसरा है बृहत आकार के उद्योग। कुटीर या घरेलू उद्योग छोटे पैमाने के उद्योग हैं। कुटीर या घरेलू उद्योग क्या हैं, छोटे पैमाने के उद्योग है जिसमें दस्तकारों के द्वारा उत्पादों का निर्माण हाथ से होता है। कुटीर या घरेलू उद्योग जो हैं वो क्या हैं, छोटे पैमाने के उद्योग हैं, और इसमें दस्तकारों के द्वारा उत्पादों का निर्माण किससे किया जाता है, हाथों से। हाथों से कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, टोकरियाँ देखा होगा आपने बाज़ार में, कितनी सुंदर सुंदर जो हैं वो टोकरियाँ बनाई जाती हैं। उसके बाद क्या है,
बहुत से ऐसे हस्त निर्मित वस्तुएं हैं। कुटीर उद्योगों के उदाहरण बड़े पैमाने के उद्योग जो बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, उनकी तुलना में छोटे पैमाने के उद्योग कम पूंजी व प्रौद्योगिकी का जो है वो उपयोग करते हैं। बड़े पैमाने के उद्योगों में पूंजी का निवेश अधिक और प्रयुक्त प्रौद्योगिकी उच्च स्तरीय होता है। रेशम, बुनाई और खाद्य प्रकरण जो उद्योग हैं वो घरेलू पैमाने के उद्योग हैं। अब आप एक चित्र देख रहे हैं, चित्र 5.1। इसमें क्या है, ऑटोमोबाइल और भारी मशीनों का जो उत्पादन है वो बड़े पैमाने के उद्योग हैं। जैसे मखाने के खाद्य प्रकरण की अवस्थाएं कौन कौन सी हैं वो आप इस चित्र में देख रहे हो। फिर है स्वामित्व। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को निजी क्षेत्र, राज्य स्वामित्व अथवा सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र में वर्गीकृत किया जा सकता है। अब स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को, जैसे आपके निजी क्षेत्र हैं, निजी क्षेत्रों में किस तरह से आप जो है उद्योगों को शामिल कर रहे हैं। राज्य जो एक तो लोगों का अपना बिजनेस है, ठीक है, कि उसने अपने घर में ही कुछ छोटा मोटा काम शुरू किया हुआ है। दूसरा है राज्य, जिसमें क्या है कि आपको जो है अपने राज्य में आपने कोई फैक्ट्री लगाई है तो उसके लिए आपने सरकार से परमिशन ली होगी और बहुत सारी जो हैं कागजी कार्रवाई के बाद ही आप कोई ऐसी फैक्ट्री लगा सकते हैं। फिर सार्वजनिक क्षेत्र, जैसे आप रहते हैं मान लीजिए किसी भी एक सेक्टर में, तो वो आपका क्या हो गया, सार्वजनिक क्षेत्र। तो वहाँ पर आपने कुछ फैक्ट्री का लगाई है। फिर है संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र में वर्गीकृत किया जाता है। जैसे कुछ मिले हुए लोग जो होते हैं, लोग संयुक्त क्षेत्र मतलब एक क्षेत्र और सरकार के साथ, जो सरकार ने एक भूमि दी हुई है कि आप यहाँ पर जो है फैक्ट्री लगा सकते हैं, इस वहाँ पर जो है इनको वर्गीकृत किया हुआ है। निजी क्षेत्र का जो है उद्योगों का स्वामित्व और संचालन या तो एक व्यक्ति करता है या व्यक्तियों का समूह करता है। जैसे एक घर में 4 भाई हैं, 4 भाई मिलकर ही एक फैक्ट्री बना लेते हैं और उसमें कार्य करते हैं। और कोई एक ही है तो वो व्यक्ति, अब आपने भी अपने घर में ही देखा होगा, सभी बच्चे हैं तो कुछ बच्चे जॉइंट फैमिली में रहते हैं, कुछ अकेले रहते हैं, तो सबके अपने अपने काम होते हैं। जो कई लोग नौकरी करते हैं और कई लोग जो है बिज़नेस करते हैं। तो किस तरह से सारे जो हैं कुछ भाई मिलकर करते हैं और जो अकेले रहते हैं वो भाई अकेले बिज़नेस करते हैं। आगे आप देखो, सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्योगों का स्वामित्व और संचालन है वो किसके द्वारा होता है, सरकार के द्वारा। जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये जो है इनका जो स्वामित्व वो किसके द्वारा है, सरकार ने इन इंडस्ट्रीज़ को अपने अंडर लिया हुआ है। संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन राज्यों और व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है। अब जैसे आप देखो मारुति उद्योग है, मारुति उद्योग लिमिटेड, मारुति उद्योग लिमिटेड क्या है, संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का एक उदाहरण है। सहकारी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों या पूर्तिकार कामगारों अथवा दोनों द्वारा ही होता है। और इसके बाद क्या है, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड एवं सुधा डेयरी सहकारी उपक्रम के उदाहरण है। अब कुछ आपने देख लिया, कुछ प्राइवेट सेक्टर है मतलब जो निजी हैं, और कुछ सरकार के उद्योग हैं, वो सब किस तरह से कार्य करते हैं। अब आप ये एक चित्र देख रहे हैं, सहकारी क्षेत्र में सुधा डेयरी, ये क्या है, ये गवर्नमेंट की है। अब आप नीचे देख सकते हैं एक और चित्र है, ये है उद्योगों से अवस्थित संबंधी कारक। उसमें क्या है, एक तरफ आप पहले बीच में देखो कच्चा माल है, कच्चा
माल है। उसके बाद कच्चे माल के लिए कैसे तैयार किया गया, पहले जल आया, बाज़ार आया, फिर पूंजी निवेश आया, फिर श्रम। कितनी चीज़ें लगती हैं एक तरफ, दूसरी तरफ विद्युत है, भूमि है, परिवहन है, संचार है। तो एक चीज़ को जो है तैयार करने के लिए कितनी चीज़ों का इस्तेमाल होता है। अब आप इसमें देखो, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, वे कारक जो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं, जैसे कच्चे माल को हम उपलब्ध करते हैं, भूमि है, जल है, श्रम मतलब मेहनत आप करते हो, शक्ति है, फिर पूंजी लगाते हो मतलब पैसा लगाते हो, और परिवहन मतलब जैसे अब एक जगह से दूसरी जगह तक आप सामान कैसे लेके जाते हो, ट्रक से, टेम्पू से, ऑटो से, तो कितनी चीज़ें आ जाती हैं परिवहन में। उसके बाद बाज़ार आ गया, तो बाज़ार में आप सामान लेके जाओगे तभी आपका जो है वो सामान लोग आगे देखेंगे और ख़रीदेंगे। उद्योग उन्हीं स्थानों पर केंद्रित होते हैं जहां इनमें से कुछ या ये सभी कारक आसानी से उपलब्ध हो। तो देखा कि जहाँ पर ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी वहाँ पर जो है बिज़नेस करना कितना सरल हो जाएगा। कभी कभी क्या करती है हमारी सरकार, कम दामों पर हमें विद्युत उपलब्ध कराती है और कम परिवहन लागत तथा अन्य अवसंरचना जैसे प्रोत्साहन प्रदान करती है ताकि पिछड़े क्षेत्रों में भी उद्योग स्थापित किया जा सके। औद्योगिकरण से प्राय नगरों और शहरों का विकास एवं वृद्धि होती है। अब आपने देखा कि बहुत सी जगह जैसे सरकार देखती रहती है समय समय पर कि यह वाली भूमि है, ये कृषि योग्य नहीं है, तो वहाँ पर वो फैक्ट्री लगाने की अनुमति दे देती है। अनुमति देती है तो वहाँ पर जब फैक्ट्री लगती है तो वहाँ पर कुछ सुख सुविधाएं जो हैं वो सरकार द्वारा दे दी जाती हैं। जैसे वहाँ पर लाइट है, उसका जैसे अब आपने सुना होगा कि आपको बताया जाता है समय समय पर कि बिजली कितने रुपए यूनिट है, जैसे 2 रुपये यूनिट है, 4 रुपये यूनिट है, तो वहाँ पर क्या है सरकार जैसे 1 रुपये यूनिट के हिसाब से उनको बिजली दे देगी। उसके बाद क्या होगा कि जैसे वहाँ पर कुछ जो है सरकारी जो बसें हैं उनको लगा देगी, या सरकार के पास जो ट्रक होते हैं उनको लगा देगी कि वहाँ से आप सामान लेकर इस जगह पर पहुँचाओ। तो ये जो है हमारा, इससे क्या होता है, इससे हमारे नगरों और शहरों का विकास होता है। अब औद्योगिक तंत्र आप देखो, औद्योगिक तंत्र में निवेश, प्रक्रम और निर्गत शामिल है। निवेश में कच्चे माल, श्रम और भूमि की लागत, जल की उपलब्धता, परिवहन, विद्युत और अन्य अवसंरचना शामिल है। प्रक्रम में कई तरह के क्रियाकलाप शामिल हैं जो कच्चे माल को परिष्कृत माल में परिवर्तित करते हैं। निर्गत अंतिम उत्पाद और इससे अर्जित आय है। सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में कपास, मानव श्रम, कारखाना और परिवहन लागत निवेश हो सकते हैं। प्रक्रमों में ओटाई, कटाई, बुनाई, रंगाई और छपाई शामिल है। कमीज जिसे आप पहनते हैं वह उत्पादन है। अब आप देखो औद्योगिक तंत्र में कितनी सारी चीज़ें शामिल की गई हैं। पहले तो आपने कच्चा माल लिया, फिर आपने उस पर मेहनत की, जैसे रुई ली तो कपास लिया आपने, उससे धागा बनाया, उस धागे को रंगा, फिर उसकी में कताई करी, फिर जाके आपने क्या है वो एक कमीज़ बनाई। और फिर भूमि की लागत, जिस भूमि पर अब जैसे जिस खेत पर जो है वो कपास के पौधे लगाए गए, उसकी क्या, उसको लगाने में, उसकी देखभाल करने में जो खर्चा हुआ, फिर वहाँ पर समय समय पर उस खेत को जल दिया गया, फिर वहाँ से जब रुई को निकाला गया तो वो रुई कैसे जो है वहाँ तक खेतों से लेके शहर में आई, और किस तरह से उसको काटने में, उसको बनाने में कितनी लाइट लगी, कितना सब लगा, ये सारी चीज़ें जो हैं उसमें शामिल होती हैं कच्चे माल को एक चीज़ बनाने में। फिर उसके बाद क्या होता है कि टोटल वो खर्चा निकाल लेंगे कि हमारा इतना खर्चा हुआ।
हिसाब से वो उसकी जो है एक रकम तय कर देंगे। तो आपको समझ आया किस तरह से ये औद्योगिक चक्र हमारा चलता है। अब आप देखें औद्योगिक प्रदेश। औद्योगिक प्रदेश का विकास तब होता है जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं और वो अपनी निकटता के लाभ आपस में बांटते हैं। विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश पूर्वोत्तर अमेरिका, पश्चिमी और मध्य यूरोप, पूर्वी यूरोप और पूर्वी एशिया है। मुख्य औद्योगिकी प्रदेश अधिकांशतः शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों, समुद्र पत्तनों के समीप और विशेष तौर पर कोयला क्षेत्रों के निकट स्थित होते हैं। तो बच्चों, औद्योगिक प्रदेश का जो विकास होता है वो कब होता है? कई तरह के उद्योग उसमें शामिल होते हैं और वो क्या करते हैं, आपस में जो है अपना लाभ बांट लेते हैं। अब आपने देखा कि किस तरह से जो है औद्योगिक प्रदेश में पूर्वोत्तर अमेरिका, पश्चिम और मध्य यूरोप और पूर्वी एशिया, ये क्या है? ये हमारे शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हैं और ये जो है समुद्र पत्तनों के समीप और विशेष तौर पर किसके निकट है? कोयला क्षेत्रों के। अब आप ये औद्योगिक प्रदेश का ये एक मानचित्र देखिए विश्व का। इसमें क्या है? विश्व की औद्योगिक पट्टी आप देख रहे हैं वो लाइट पिंक कलर की है। फिर जो हमारे औद्योगिक प्रदेश हैं उनको किससे? जो ज़्यादा गहरे काले रंग के हैं उससे दर्शाया गया है। तो आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर जो है हमारे औद्योगिक जो है विश्व के क्षेत्र हैं और सीमावर्ती क्षेत्र आपको दिखाई देंगे इसमें। और उसके बाद जो है औद्योगिक प्रदेश जहाँ पर बिजनेस हो रहा है। भारत में अनेक औद्योगिक प्रदेश हैं। अब भारत में कौन कौन से हमारे औद्योगिक प्रदेश हैं? जैसे मुंबई में और पुणे में समूह है, बेंगलोर, तमिलनाडु प्रदेश, हुगली प्रदेश, अहमदाबाद, वडोदरा प्रदेश, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश, विशाखापट्टनम, गुंटूर औद्योगिक प्रदेश, गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ औद्योगिक प्रदेश और कोलालम तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश। तो ये हमारे भारत के हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा अधिक क्या है? फैक्ट्रियाँ हैं और बिजनेस हो रहा है। आगे आप देखो औद्योगिक विपदा। औद्योगिक विपदा से क्या हमारा अभिप्राय होगा ये हम पढ़ेंगे इसमें। आप एक फैक्ट्री का यहाँ पर चित्र भी देख रहे हैं इसी कॉलम में। ये किस चीज़ की फैक्ट्री है? यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री। अब ये देखो ये हमारे लिए कितनी हानिकारक है। अब हम ये पढ़ेंगे उद्योगों में दुर्घटना विपदा मुख्य रूप से तकनीकी विफलता या संकट उत्पन्न करने वाले पदार्थों के बेतरतीब उपयोग के कारण घटित होती है। भोपाल में 3 दिसंबर 1984 को लगभग 00.30 बजे घटित हुई अब तक की सबसे त्रासदपूर्ण औद्योगिक दुर्घटना है। यह एक प्रौद्योगिकी दुर्घटना थी जिसमें यूनियन कार्बाइड के कीटनाशक कारखाने में हाइड्रोजन साइनाइड तथा प्रतिक्रियाशीलता उत्पादों के साथ साथ अत्यंत विषैली मिथाइल आइसोसाइनेट MIC जिसको बोला जाता है गैस जो है वो लीक कर गई और जिससे क्या हुआ? बहुत से व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और जो लोग बच भी गए उसमें बच भी गए लेकिन वो आज तक बीमार हैं। उनको कई तरह की बीमारियां हो गई, वो अंधे हो गए और जो उनके हाथ पैर थे वो टेढ़े हो गए। तो बहुत तरह की बीमारियां उन लोगों को हुई। तो देखो 1984 में यह दुर्घटना हुई थी और 1984 की उस दुर्घटना का जो निष्कर्ष सरकार ने निकाला वो निकाला 1989 में। उसमें क्या बताया गया कि 35,598 लोगों की मृत्यु हो गई और जो हजारों लोग बच गए वो आज भी क्या हैं? बीमार हैं। तो देखो कितनी बड़ी हमारे यहाँ पर ये त्रासदी हुई थी जिसको लोग आज भी याद करते हैं। आगे देखेंगे आप
23 दिसंबर 2005 में चीन के गाओ कायो चोंगिंग में गैस कूप विस्फोट से 243 लोगों की मृत्यु तथा 9,000 लोग दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे और इन स्थानों से 64,000 लोगों को विस्थापित किया गया था। कई लोग विस्फोट के बाद न भाग सकने के कारण मर गए थे। वे जो उस समय पर भाग गए उनकी आंखें, त्वचा और फेफड़े क्या हुए, गैस से बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। अब देखो चीन में भी ये कितनी बड़ी दुर्घटना हुई कि वहाँ पर वो गैस विस्फोट में क्या हुआ, 243 जो है लोगों की मृत्यु हो गई और 9,000 लोग कितने दुर्घटनाग्रस्त हो गए। और फिर उसके बाद जो भागे वो उनको भी कितनी तरह की बीमारियां हो गई, जैसे उनकी आंखें चली गई, उनकी त्वचा खराब हो गई, फेफड़े जो हैं वो खराब हो गए। तो यह आप एक चित्र भी देख रहे हो, गाँव कायो में बचाओ अभियान किस तरह से उस व्यक्ति को वो कंधे पर उठाकर ला रहा है। अब आप इसी में देखें, जोखिम कम करने के उपाय। घने बसे आवासीय क्षेत्रों को औद्योगिक क्षेत्रों से अलग और बहुत दूर रखना चाहिए। मतलब जहाँ पर लोग रहते हों वहाँ पर फैक्ट्रियों को लगाना ही नहीं चाहिए, थोड़ी दूरी पर लगाना चाहिए। और फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर है, उद्योगों के समीप बसने वाले लोगों को दुर्घटना होने की स्थिति में विषैले या खतरनाक पदार्थों के संग्रहण और उसके संभव प्रभावों का ज्ञान होना चाहिए। अब जैसे अब आप स्कूल में पढ़ते हो, आपको बताया जाता है ना कि जब भूकंप आता है आपको क्या करना चाहिए, खुले मैदान में आकर बैठ जाना चाहिए और ऊंची बिल्डिंगों से दूर रहना चाहिए। तो ऐसे समय समय पर बच्चों को भी स्कूल में कितने प्रकार की शिक्षा दी जाती है कि अब जैसे प्रदूषण से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए और हमारे लिए जल कितना आवश्यक है, जल का उतना ही उपयोग करो जितनी आपको आवश्यकता है। इसी तरह से जब फैक्ट्रियाँ लगाई जा रही होती हैं और उन फैक्ट्रियों से बहुत तरह का विषैला कण जो है वो बाहर आता है, तो उन लोगों को भी इस तरह का ज्ञान देना चाहिए। जैसे आज स्कूलों में बच्चों को कितनी तरह की चीज़ों का ज्ञान दिया जा रहा है, ऐसे ही लोगों को भी बताना चाहिए। दूसरा, आग की चेतावनी और अग्निशमन की व्यवस्था को उन्नत किया जाना चाहिए। जैसे आग लग जाती है तो किस तरह से आपको उससे बचाव करना है। नंबर 4, विषैले पदार्थों के भंडारण क्षमता की सीमा होनी चाहिए। नंबर 5, उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण के उपायों को उन्नत किया जाना चाहिए। मतलब उद्योगों में जो प्रदूषण नियंत्रण के उपाय हैं उनको बढ़ाया जाना चाहिए। अब आप आगे देखें, प्रमुख उद्योगों का वितरण। विश्व के प्रमुख उद्योग लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग और सूचना प्रौद्योगिक उद्योग हैं। लोहा इस्पात उद्योग और वस्त्र उद्योग जो क्या हैं, हमारे बहुत पुराने उद्योग हैं, जबकि सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग क्या है, हमारा एक उभरता हुआ उद्योग है। और वे देश में जिसमें लोहा इस्पात उद्योग अवस्थित हैं, जैसे जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान और रूस है। वस्त्र उद्योग भारत, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, जापान और ताइवान में संकेंद्रित हैं। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के मुख्य केंद्र हैं। इसके साथ साथ मध्यवर्ती कैलिफोर्निया के सिलिकॉन घाटी में और भारत के बेंगलुरु प्रदेश में है। अब देख लिया आपने हमारे यहाँ पर जो है उद्योगों को किस तरह से वितरित किया गया है। अब इसमें हमारा जो सूचना प्रौद्योगिकी क्या है, वो स्वास्थ्य लाभ, सत्कार तथा ज्ञान से संबंधित उद्योग शामिल है। जैसे ये सनराइज उद्योग के नाम से भी आप इसे जानते हैं। आगे
आप देखो लोहा इस्पात उद्योग, अन्य उद्योगों की तरह लोहा इस्पात उद्योग में भी बहुत से निवेश प्रक्रम और निर्गत शामिल हैं। यह एक पोषक उद्योग है जिसके उत्पाद अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। और इसके लिए हमें क्या है, निवेश में क्या ज़रूरत पड़ती है, एक तो श्रम की, मेहनत की, पूंजी पैसे की, स्थान जगह की और अन्य अवसंरचना के साथ साथ लोहा जो हमारे लोह अयस्क हैं वो कोयला और चूना पत्थर कच्चे माल में भी शामिल होते हैं। लोह अयस्क से इस्पात निर्माण की प्रक्रिया वो है, कितने चरणों में शामिल है। कच्चे माल को पहले क्या करते हैं, झोंका भट्टी में रखा जाता है जहाँ पर उसको पिघलाया जाता है। आप चित्र 5.6 देखिए। और उसके बाद यह जो है परिशोधित होता है। फिर जो हमें प्राप्त उत्पाद इस्पात होता है वो अन्य उद्योगों में कच्चे माल के रूप में उसको हम प्रयोग करते हैं। इस्पात कड़ा होता है और इसे आसानी से काटा और आकार दिया जा सकता है तथा इससे तार भी बनाए जा सकते हैं। एल्युमिनियम, निकेल, तांबा जैसी अन्य धातुओं को थोड़ी थोड़ी मात्रा में इस्पात में मिलाकर इसकी मिश्र धातुएं बनाई जा सकती हैं। मिश्र धातु इस्पात की असामान्यता, कठोरता, दृढ़ता और जंग प्रतिरोधक क्षमता हमें प्रदान करती है। इस्पात प्रायः आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहलाता है। लगभग सारी वस्तुएं जिनका हम लोग उपभोग करते हैं वे या तो लोहा या इस्पात से बने होते हैं या इन धातुओं से निर्मित औजारों और मशीनों से बने होते हैं। अब जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बहुत सी चीज़ों को मिलकर बनाई जाती हैं। और इसके अलावा जैसे अब आपने देखा कि जो हमारी मशीनें हैं वो किस तरह से जो है इन चीज़ों का निर्माण करती हैं। अब आप एक ये चित्र देख रहे हो, चित्र मैंने आपको पहले बताया था ना 5.6 देखो, झोंका भट्टी में लोह अयस्क से इस्पात तक। अब सबसे अगर हम नीचे से शुरू करेंगे, उसने धातु मल लिया, फिर गर्म हवा आई एक तरफ, आप देखते जाए, फिर वो झोंका भट्टी है, उसके बाद ऊपर क्या है, लोह अयस्क, चूना पत्थर और कोक, दूसरी तरफ क्या है, प्रगलित लोह। अब देखा आपने ये चित्र, अब आपको समझ में भी आ गया होगा जो हमने अभी आपको बताया है। इस्पात जो है वो प्रायः आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहलाता है। लगभग सारी वस्तुएं हैं जिनका हम लोग उपभोग करते हैं वो या तो लोहे या इस्पात से बने होते हैं अथवा इन धातुओं से निर्मित औजारों और मशीनों से बने होते हैं। पोत, रेलगाड़ी, ट्रक और ऑटो अधिकांशतः इस्पात से बने हैं। यहाँ तक कि सेफ्टी पिन और सुइयाँ जिनका उपयोग आप करते हैं वो भी किससे बनी है, इस्पात से। मतलब आप देखो छोटी से छोटी चीज़ भी किस तरह से बनाई जाती है, इन इस्पात से। अब तेल कूप जो हैं इस्पात से बनी मशीनों से वो जो हैं उनको भेदित किया जाता है। इस्पात की पाइपलाइनों से ही क्या होता है, तेल जो है बाहर आता है। और इसके बाद जो हमारे खनिजों का खनन है वो इस्पात के उपकरणों से शुरू होता है। कृषि के यंत्र प्रायः किससे बने होते हैं, इस्पात से। जैसे आपने देखा है कि जब भूमि की खुदाई की जाती है तो उसके लिए आपने कस्सी, हल, ये सब चीज़ें किसकी बनी होती हैं, लोहे की बनी होती हैं। लोहे को ही हम बोलते हैं इस्पात। इसके बाद क्या है, खनिजों का खनन इस्पात के उपकरणों से ही होता है। विशाल भवनों का ढांचा किससे बनाया जाता है, इससे, इस्पात से। जैसे मैंने आपको बताया कि जब एक भवन बनता है या एक बिल्डिंग बनती है उसमें कितना लोहा इस्तेमाल में आता है। 1800 ईस्वी के पूर्व इस्पात उद्योग वहाँ स्थित थे जहाँ पर क्या था, कच्चा माल था, विद्युत आपूर्ति मतलब पूरी लाइट थी और बहता जल
आसानी से वहाँ पर क्या थे, उपलब्ध थे। बाद में उद्योगों के लिए आदर्श स्थिति कोयला क्षेत्र के समीप नहरों और रेलवे के निकट थी। 1950 के बाद लोहा और इस्पात उद्योग समुद्र पतन के निकट सपाट भूमि के विशाल क्षेत्रों में केंद्रित होने शुरू हो गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस्पात निर्माण का कार्य इस समय तक बहुत विशाल हो गया और लौह अयस्क विदेशों से आयात करना पड़ता था। अब भारत में क्या है, लोहा इस्पात उद्योग, कच्चा माल, सस्ते श्रमिक, परिवहन और बाजार, ये क्या है, इसका लाभ ले रहे हैं और क्या हो रहा है, उनका विकास हो रहा है। सभी महत्वपूर्ण इस्पात जो हैं वो उत्पादक केंद्र कहाँ पर हैं उसके, भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो एक ही प्रदेश में स्थित हैं, जो कि 4 राज्यों में फैले हुए हैं। और वो राज्य कौन से हैं, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। और फिर इसके बाद जो भद्रावती और विजयनगर कहाँ पर स्थित हैं, कर्नाटक में। विशाखापट्टनम कहाँ पर स्थित है, आंध्र प्रदेश में। सेलम तमिलनाडु में। और अन्य जो महत्वपूर्ण इस्पात के केंद्र हैं जो स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। अब आप यह चित्र देखो 5.8, यह किसका चित्र है, प्रमुख लोहा इस्पात उत्पादन के क्षेत्र। अब ये आप देख सकते हैं इस मानचित्र में कि किस तरह से जो है यहाँ पर लोहा इस्पात का उत्पादन हुआ। अब आप जैसे जमशेदपुर के बारे में पढ़ेंगे, 1947 से पूर्व भारत में केवल एक ही इस्पात का कारखाना था। वो क्या था, टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी लिमिटेड, जिसको क्या बोलते हैं, टिस्को। यह एक निजी स्वामित्व में था, मतलब किसी एक ही व्यक्ति के द्वारा लगाया गया था। स्वतंत्रता के पश्चात सरकार ने यह कार्य अपने हाथ में लिया और बहुत से लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित किए। झारखंड में स्वर्ण रेखा और खरखई नदियों के संगम के समीप साकाची में सन 1907 में टिस्को की शुरुआत की गई। बाद में साकाची का नाम बदलकर जमशेदपुर रखा गया। तो जमशेदपुर का नाम क्या था, साकाची। और फिर बाद में इसका 1907 में जब यहाँ पर टाटा आयरन और स्टील कंपनी लगी तो फिर इसका नाम क्या रख दिया उन्होंने, साकाची का जमशेदपुर। भौगोलिक रूप से जमशेदपुर देश में लोहा इस्पात केंद्र के रूप में सर्वाधिक सुविधाजनक स्थान पर है, मतलब वहाँ पर जाना बहुत आसान है। अब आप एक और चित्र देखें 5.9, जमशेदपुर में लोहा इस्पात उद्योग की अवस्थिति कैसे है। एक ऑरेंज लाइन जो दिखाई दे रही है वो मुख्य सड़क है और रेलवे लाइन को काले रंग से, और उसमें क्या है पूरा दिखाया गया टाटा नगर रेलवे स्टेशन। तो जो ये हमारे यहाँ पर ये इस्पात उद्योग लगाया था जमशेदपुर में, उनका नाम रतन टाटा था। आगे देखें, जिनको आप सभी लोग जानते हैं। साकाची को कई कारणों से इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए चुना गया। यह स्थान बंगाल नागपुर रेल मार्ग पर काली माटी स्टेशन से कितने किलोमीटर दूरी पर था, 32 किलोमीटर की दूरी पर था। और यह स्थान किसके लिए था, लौह अयस्क, कोयला और मैग्नीज निष्पेषों के साथ साथ कोलकाता के निकट भी था, जहाँ पर क्या था, बहुत बड़ा एक बाजार उपलब्ध था। टिस्को को झारिया कोयला क्षेत्रों से कोयला,
और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से क्या थे, लोह अयस्क लाए जाते थे। चूना पत्थर, डोलामाइट और मैंगनीज भी प्राप्त होता है। खरकई और स्वर्ण रेखा नदियों से पर्याप्त जल की आपूर्ति होती है और सरकारी प्रोत्साहनों से इसे पर्याप्त पूंजी उपलब्ध हुई। जमशेदपुर में टिस्को की स्थापना के बाद कई और बहुत से औद्योगिक जो हैं मशीनों को लगाया गया और इसमें रसायन, इंजनों के पुर्जे, कृषि उद्योग में शामिल होने वाले औजार, ऐसे चीज़ों का जो है, टीन की चादरें, केबल और तार का जो है उत्पादन किया गया। भारत में जो है लौह इस्पात उद्योग के विकास से त्वरित औद्योगिक विकास आरंभ हुआ। भारतीय उद्योग के लगभग सभी क्षेत्र अधिकांशतः अपने आधारभूत अवसंरचना के लिए लोहा इस्पात उद्योग पर निर्भर है। भारतीय लोहा इस्पात उद्योग में वृहत समकालिक इस्पात संयंत्रों के साथ साथ क्या हुआ, लघु इस्पात मिल भी शामिल है और इसमें द्वितीयक उत्पादक रोलिंग मिल और सहायक उद्योग भी इसमें शामिल हुए। अब आपने जमशेदपुर के बारे में सारा पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे पिट्सबर्ग। यह क्या है, यह संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। पिट्सबर्ग के इस्पात उद्योग को स्थानीय सुविधाओं में उपलब्ध है। कच्चा माल जैसे कोयला पिट्सबर्ग में ही उपलब्ध है, जबकि लोह अयस्क मिनेसोटा की लोहा की खानों से प्राप्त होता है, जो पिट्सबर्ग से लगभग 1500 किलोमीटर दूर है। इन खानों और पिट्सबर्ग के बीच नौ परिवहन का सर्वोत्तम मार्ग ग्रेट लेक्स जल मार्ग आता है और यह अयस्क के नौ परिवहन हेतु सस्ता मार्ग है। मतलब वहाँ पर जाना आना कितना सरल है। ग्रेट लेक्स से पिट्सबर्ग क्षेत्र तक लोह अयस्क किससे लाया जाता है, रेलगाड़ियों द्वारा लाया जाता है। ओया, मनोगेहा और एलेंगी नदियों से प्राप्त जल वहाँ पर प्राप्त होता है। आज पिट्सबर्ग जो है वो बहुत कम बड़ी क्या है, एक इस्पात मिल है। ये मिल पिट्सबर्ग के ऊपर मोनोगेला और एलेंगी नदी की घाटियों में तथा पिट्सबर्ग के नीचे ओयो नदी के सहारे पर स्थित है। परिष्कृत इस्पात स्थल और जल दोनों मार्गों से कहाँ पर भेजा जाता है, बाजारों में भेजा जाता है। पिट्सबर्ग क्षेत्र में इस्तेमाल मिलों के अतिरिक्त कई और भी कारखाने हैं। ये रेल पटरी उपकरण और भारी मशीनों के उत्पादन में इस्पात का जो है प्रयोग कर कच्चे माल के रूप में करते हैं। तो अब आपने यह पिट्सबर्ग के बारे में पढ़ा और समझा कि यह कहाँ पर है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इलाका है। उसकी जानकारी आपने इसमें सारी पढ़ी है। फिर अब हम आगे पढ़ेंगे सूती वस्त्र उद्योग। धागे से कपड़े की बुनाई एक प्राचीन कला है। कपास, ऊन, सिल्क, जूट और पटसन का प्रयोग करके क्या होता था, कपड़ों को बनाया जाता था, वस्त्र का निर्माण होता था। उपयोग में लाए गए कच्चे माल के आधार पर वस्त्र उद्योग को वर्गीकृत किया गया, मतलब उनको अलग अलग भागों में बांटा गया। रेशे वस्त्र उद्योग के कच्चे माल हैं। अब रेशे किस किस में हैं वो आप देखेंगे। रेशे प्राकृतिक या मानव निर्मित हो सकते हैं। प्राकृतिक मतलब जो हमें सीधा हमारी प्रकृति से मिलते हैं। मानव निर्मित जिनको मनुष्यों के द्वारा बनाया जाता है। अब प्राकृतिक रेशे कौन से हैं? प्राकृतिक रेशे हैं हमारे ऊन, सिल्क, कपास, तिलन और लीलन और जूट से प्राप्त किए जाते हैं। प्राकृतिक रेशे आप किससे प्राप्त कर रहे हो? ऊन, सिल्क, कपास,
लीलन और जूट। और मानव निर्मित रेशे कौन कौन से हैं? वो है नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रेलिक और रेयॉन, इसमें शामिल है मानव निर्मित में। अब सूती वस्त्र उद्योग विश्व के प्राचीनतम उद्योगों में से एक है। 18वीं सदी की औद्योगिक क्रांति तक सूती वस्त्र हस्तकताई तकनीकों एवं हथकरघों से बनाया जाता है। 18वीं सदी में पावर मूल ने पहले ब्रिटेन में और बाद में विश्व के अन्य दूसरे भागों में सूती वस्त्र उद्योग के विकास को आगे बढ़ाया। आज भारत, चीन, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका क्या है? सूती वस्त्र के महत्वपूर्ण उत्पादक हैं। अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है सूती वस्त्रों में भी कितना जो है बदलाव आया है। भारत में अत्युत्तम गुणवत्ता के सूती वस्त्र उत्पादन करने की गौरवपूर्ण परंपरा रही है। जो सूती वस्त्र है वो सबसे पहले भारत में बहुत अच्छे पैमाने पर बनाए जाते थे। उसके बाद आप देखो, ब्रिटिश शासन से पूर्व हाथ से कते और हाथ से बुने हुए वस्त्रों का एक विस्तृत भारतीय बाजार था। मतलब जब हमारे यहाँ पर ब्रिटिश लोगों ने शासन करना आरंभ नहीं किया था, उससे पहले की बात है, यहाँ पर क्या था, हाथ से ही जो है, जैसे आपने देखा होगा चरखे पर किस तरह से धागे बनाए जाते थे और फिर बुना जाता था, और उसके बाद जो है किस तरह से उनको रंगा जाता था। और यहाँ तब भारत में एक बहुत बड़ा बाजार था किसका? हाथ से बने हुए कपड़ों का। ढाका का मलमल, ढाका में क्या था? मलमल बहुत मशहूर था। मुसलीपट्टम की छीट बड़ी मशहूर थी। कालीकट के केलका और था, और बुहारनपुर सूरत व वडोदरा के सुनहरी जरी के काम वाले सूती वस्त्र गुणवत्ता और डिज़ाइन के लिए बहुत मशहूर थे। अब आप एक और मानचित्र देख रहे हैं। इस मानचित्र में आप क्या देखेंगे? विश्व के प्रमुख सूती वस्त्र जो है विनिर्माण प्रदेश आप इस चित्र में देख रहे हैं। यहाँ पर जैसे जहाँ जहाँ पर ये फूल बने हुए हैं, ये हमारे क्या हैं? प्रमुख सूती वस्त्र प्रदेश हैं। अब आप आगे पढ़ेंगे, जैसे सूरत व वडोदरा के सुनहरी जरी के काम में आने वाले सूती वस्त्र गुणवत्ता और डिज़ाइन के लिए बहुत विख्यात थे, लेकिन हाथ से बने होने के कारण सूती वस्त्र का जो उत्पादन था वो महंगा और बनने में अधिक समय लेता था। इसीलिए परंपरागत सूती वस्त्र उद्योग पश्चिम के नए वस्त्र मिलों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सका, जो सस्ते व अच्छी गुणवत्ता वाले वस्त्रों का निर्माण यंत्रीकृत औद्योगिक यूनिट में करते हैं। पहली सफल यंत्रीकृत वस्त्र मिल मुंबई में 1854 ईस्वी में स्थापित की गई। क्वेश्चन आर्द्र जलवायु, मशीन आयात के लिए पतन, कच्चे माल की उपलब्धता और दक्ष श्रमिक इस प्रदेश में इस उद्योग के द्रुत फैलाव में सहायक रहा है। अब आप जानते हो बच्चों कि देश में प्रथम वस्त्र उद्योग 1818 ईस्वी में कोलकाता के समीप फोर्ट गेल्स्टर में स्थापित हुआ, लेकिन कुछ समय बाद ही यह बंद हो गया। यह आपके इसी पृष्ठ पर लिखा हुआ है कि क्या आप जानते हैं। तो अब आपने देखा कि किस तरह जो पहला हमारा सफल यंत्रीकृत जो वस्त्र मिल थी वो कहाँ पर लगी? मुंबई में 1854 ईस्वी में। अब आप आगे देखो, प्रारंभ में यह उद्योग महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में अनुकूल आर्द्र जलवायु के कारण जो है पनपा, लेकिन वर्तमान में आर्द्रता कृत्रिम रूप से उत्पन्न की जाती है। अब पहले क्या था कि पहले जहाँ पर आर्द्र जलवायु होती थी वहीं पर यह कार्य होते थे, लेकिन अब मशीनों के द्वारा ही क्या कर लिया जाता है? कृत्रिम मतलब मशीनों के द्वारा ही वहाँ पर आर्द्रता को उत्पन्न कर जो है कार्य कर लिया जाता है। और
क्या होता है इससे? कच्ची कपास शुद्ध होती है और वस्त्र उत्पादन प्रक्रिया में इसका वजन कम नहीं होता है। इसीलिए यह उद्योग जो है वो भारत के बहुत से भागों में फैल गया। कौन कौन से भाग हैं वो हमारे यहाँ पर? कोयम्बटूर, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पुडुचेरी और पानीपत कुछ अन्य महत्वपूर्ण केंद्र हैं। तो यहाँ पर जो है वो कपास शुद्ध करने का जो है, और यहाँ पर बहुत से हमारी कपड़ा मिलें भी इन्हीं क्षेत्रों में हैं। अब आप आगे देखें अहमदाबाद। अहमदाबाद गुजरात में साबरमती नदी के तट पर स्थित है। 1859 में यहाँ पहली सूती मिल स्थापित हुई थी। तो अहमदाबाद के गुजरात में क्या है? साबरमती जो नदी है वहाँ स्थित है और वहाँ पर पहली सूती मिल लगी थी। और यह शीघ्र ही मुंबई के बाद भारत का दूसरा बड़ा क्या हो गया? वस्त्र निर्माता नगर बन गया। पहला मुंबई था, फिर उसके बाद क्या आया? अहमदाबाद बना। अहमदाबाद को प्रायः भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अब अहमदाबाद को क्या कहा जाता है? ये छोटे छोटे से प्रश्न हैं जो आपके क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं कि अहमदाबाद को भारत का क्या कहा जाता है। तो आप लिख सकते हैं भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अनुकूल अवस्थित कारक अहमदाबाद में क्या हुआ? सूती वस्त्र के उद्योग में बहुत सहायक है। अहमदाबाद कपास उत्पन्न करने वाले क्षेत्र के बहुत निकट स्थित है। यहाँ कच्चा माल उसे आसानी से मिल जाता है। जलवायु कताई और बुनाई के लिए आदर्श है। मतलब वहाँ की जलवायु जो है वो बहुत ही अच्छी है। सपाट भूभाग और भूमि की आसानी से उपलब्धता मिलों की स्थापना के उपयुक्त है। गुजरात और महाराष्ट्र राज्य की घनी आबादी इस उद्योग में कुशल और अर्धकुशल श्रमिक उपलब्ध कराते हैं। अब देखो महाराष्ट्र की जो आबादी है वो बहुत ज़्यादा है, इसीलिए वहाँ पर क्या है? बहुत सारे कुशल जो है उनको श्रमिक मिल जाते हैं। सुविकसित सड़कें और रेल मार्गों का जाल सूती वस्त्र को देश के विभिन्न भागों में आसानी से पहुंचाने में मदद करता है। अब जब आपके यहाँ पर सड़कें अच्छी होंगी, यातायात के साधन अच्छे होंगे, तो आपके लिए व्यापार करना बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि आप बड़े आराम से जो है अपना सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर बेचने और खरीदने के लिए जा सकते हैं। और फिर आप आगे देखें, नज़दीक में मुंबई पत्तन इससे मशीनों का आयात करने और सूती वस्त्र के निर्यात की सुविधाओं को प्रदान करता है। मतलब मशीनों का आयात करता है। आयात मतलब मशीनें खरीदता है और सूती वस्त्रों का निर्यात करता है। मतलब जो वस्त्र हैं वो दूसरी जगह पर बेचने के लिए भेजता है। परंतु हाल के वर्षों में अहमदाबाद की सूती मिलों की कुछ समस्याएं हैं। बहुत से वस्त्र मिल बंद हो चुके हैं। देश में नए वस्त्र केंद्रों का विकास और अहमदाबाद की मिलों में मशीन प्रौद्योगिकी का नवीनीकरण न होने का इसका प्रमुख कारण है। मतलब वहाँ पर जो पुरानी मशीनें ही लगी हुई थी उन्हीं पर कार्य हो रहा था। लेकिन अब क्या है, आज के समय में लोगों को नए नए डिज़ाइंस चाहिए, बहुत तरह का कपड़ा आ गया, तो इस वजह से क्या है, अहमदाबाद में वो जो है मिल बंद हो चुकी हैं। अब आप आगे देखें, ओसाका जापान का एक महत्वपूर्ण वस्त्र निर्माण केंद्र है। यह जापान का मैनचेस्टर के नाम से भी जाना जाता है। ओसाका में सूती वस्त्र उद्योग का विकास बहुत से भौगोलिक कारणों से हुआ। ओसाका के चारों ओर एक विस्तृत मैदान सूती वस्त्र मिलों के विकास के लिए आसानी से भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। मतलब वहाँ पर क्या था, उसके पास ही बहुत बड़ा सूती वस्त्र मिलों के
जो है वहाँ पर भूमि थी, तो उस भूमि से जो है कपास को लेकर मिल तक आराम से पहुँचा दिया जाता था। और वो क्षेत्र, वहाँ की जलवायु क्या थी? आर्द्र जलवायु कटाई और बुनाई के लिए बहुत ही उपयुक्त थी। योडो नदी मिलों के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध कराती थी। श्रमिक आसानी से वहाँ पर मिल जाते थे और पतन की अव्यवस्थित कच्चे कपास को आयात करने और वस्त्रों के निर्यात की सुविधा उपलब्ध कराती थी। तो मतलब कच्चा माल वहाँ पर जो है आता था और वस्त्र बनकर वहाँ से निर्यात मतलब बाहर भेजा जाता था। ओसाका का वस्त्र उद्योग पूर्णतः आयातित कच्चे मालों के ऊपर निर्भर है। कपास मिस्र, भारत, चीन और यूएसए से आयात की जाती थी। कहाँ कहाँ से मंगवाई जाती थी? मिस्र से, भारत से, चीन से और यूएसए से। परिष्कृत उत्पाद अधिकांशतः निर्यात किया जाता था। उच्च गुणवत्ता और कम मूल्य की वजह से वो उसका जो बाज़ार था अच्छा था। मतलब अच्छा तो तभी होगा, एक तो कौन सा बाज़ार आपको अच्छा लगेगा? एक जहाँ पर आपको अपने मनपसंद कपड़े आपके मनपसंद रेट में, मतलब आप जैसे आप 100 रुपये की चीज़ खरीदना चाहते हो तो आप उसी बाज़ार में जाओगे ना, कि जहाँ पर आपको 100 रुपये की चीज़ मिल जाए और वो चीज़ जैसी आपको पसंद है। मतलब ये नहीं कि आप गंदी चीज़ ही 100 रुपये में खरीद लाओगे, उसकी गुणवत्ता देखोगे, मतलब उसकी क्वालिटी आप देखकर ही लोगे ना। तो इस तरह से अब आप आगे देखो, देश का यह एक महत्वपूर्ण उद्योग है। लेकिन हाल ही में क्या हुआ, ओसाका के सूती वस्त्र उद्योग का स्थान अन्य उद्योग जैसे लोहा इस्पात, मशीनरी, जहाजरानी, ऑटोमोबाइल, विद्युत उपकरण और सीमेंट लेते जा रहे हैं। तो देखो समय समय पर जो है कितना बदलाव आता जा रहा है इन चीज़ों में। अब आप देख सकते हैं एक और है यहाँ पर, दल ने लौह अयस्क, कोयला, जल और चूना पत्थर के साथ साथ मुख्य बाजार, श्रमिकों के स्रोत और पतन सुविधाओं की पहुंच पर विचार किया। दल ने एक्स और वाई 2 स्थानों का सुझाव दिया। निदेशक मंडल को अंतिम निर्णय लेना है कि उस इस्पात उद्योग को कहां पर स्थापित करना है। तो जो दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट है वो आप पढ़ें। उसमें है, प्रत्येक स्थान से संसाधन की दूरियां ज्ञात करने के लिए आपको मानचित्र का अध्ययन करना है। संसाधनों की महत्ता के अनुसार इनमें से प्रत्येक संसाधन को 1 से 10 तक का महत्व अनुसार अंक दें। एक संसाधन का उद्योगों की तरफ जितना ही अधिक अभिकर्षण होगा उतना ही अधिक 1 से 10 तक के बीच का महत्व होगा। अगले पृष्ठ पर दी गई सारणी को आपको पूरा करना है और न्यूनतम लागत वाला सर्वाधिक उपयुक्त स्थान होना चाहिए। याद रखें कि निदेशक मंडल अलग तरह से निर्णय ले सकते हैं। अब आप ये जो चित्र देख रहे हैं, इसमें जो खड़ी लाइन है वो क्या है? रेलवे लाइन। फिर उससे एक तो डार्क है, एक छोटी खड़ी लाइन है, वो क्या है? हमारी प्रस्तावित रेलवे लाइन। फिर आप कोयले देख रहे हो, कोयले के लिए किस तरह का चित्र अंकित किया गया है? कोयला क्षेत्र वो है। और चूना क्षेत्र के लिए हल्का जो है नीले रंग का है, और लौह अयस्क हमारा क्या है? ब्राउन से कलर का है। तो अब आप इनको किस हिसाब से जो है करते हैं ये आप इसमें देखेंगे। तो अब आप इसकी रिपोर्ट पढ़िए। इसकी रिपोर्ट में है, देवलोपन द्वीप द्वारा प्रस्तावित लौह इस्पात संयंत्र की अव्यवस्थित को प्रभावित करने वाले कारक है। पहला है लौह अयस्क। यह निम्न श्रेणी के लौह अयस्क का सबसे बड़ा निक्षेप है। अयस्क का लंबी दूरी तक परिवहन अनार्थिक होगा। फिर दूसरा है कोयला। एकमात्र कोयला क्षेत्र जिसमें उच्च श्रेणी के कोयले के विशाल निक्षेप है। रेल मार्ग से कोयले का परिवहन तुलनात्मक रूप से सस्ता है। चूना पत्थर, यह द्वीप में प्रचुरता से उपलब्ध है, लेकिन शुद्धतम निक्षेप चूना पर्वत में है।
फिर जल, नील नदी की दोनों सहायक नदियां प्रचुर मात्रा में हर मौसम में बड़े लौह इस्पात संयंत्र को जल उपलब्ध कराती हैं। समुद्र का जल क्या है? अधिक लवण्य होने के कारण उपयुक्त नहीं है। बाजार, यह अनुमान किया जाता है कि उद्योग के उत्पाद का मुख्य बाजार राजधानीपुर का इंजीनियरिंग कारखाना होगा। उत्पाद मुख्यतः लघु इस्पात की छड़ों और हल्की इस्पात चादरों की परिवहन लागत सापेक्षतः कम होगी। फिर आप देखें श्रम की आपूर्ति। हिल, राह और सिंह मछुआरों की 3 बस्तियों से अकुशल कामगारों की भर्ती की जाएगी। यह अनुमानित किया जाता है कि अधिकांशतः श्रमिक अपने वर्तमान आवास से प्रतिदिन आने जाने का काम करेंगे। और पतन की सुविधाएं, इस समय न्यूनतम पतन पश्चिम पूर्व अच्छा, गहरा और प्राकृतिक पहुँच है जो मिश्रात के आयात के लिए विकसित किया गया। तो यह आपको सबके बारे में अच्छे से बताया गया है। अब आपने एक्स से दूरी, वाई से दूरी, अंक और ये सब आपको खुद इसमें बताना है। तो बच्चों, यह हमारा जो पाठ था यह अब पूरा हुआ। अब हम इस पाठ का प्रश्न अभ्यास करेंगे। प्रश्न अभ्यास में हमारा पहला प्रश्न है, उद्योग शब्द का क्या तात्पर्य है? तो आप इसका उत्तर लिखें। उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधि से है जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण अथवा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। दूसरा प्रश्न देखें, वे कौन से मुख्य तथ्य हैं जो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं? इसका उत्तर है, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक हैं कच्चे माल की उपलब्धता और भूमि। फिर आप तीसरा देखें, कौन सा उद्योग प्रायः आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है और क्यों? इसका उत्तर आप लिखें। लौह इस्पात उद्योगों को आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है क्योंकि अन्य उद्योगों के लिए उनकी आधारभूत सामग्री जैसे औजार और मशीनें आदि लौह इस्पात से बनी होती हैं। अगला प्रश्न आप देखेंगे, कपास उद्योग मुंबई में तेजी से क्यों विकसित हुआ? इसका उत्तर आप लिखेंगे, कोशन और आर्द्र जलवायु के कारण, मशीन आयात के लिए पतन की उपलब्धता। अगला प्रश्न है, कच्चे माल की उपलब्धता, दक्ष श्रमिकों की उपलब्धता। अब पांचवा प्रश्न आप देखें, बेंगलोर और कैलिफोर्निया में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के बीच समानताएं। तो इसमें आप पहला लिखेंगे, सर्वाधिक संख्या में सूचना प्रौद्योगिकी महाविद्यालय और शैक्षिक संस्थान है। नंबर 2 पर सुहावनी आकर्षक जलवायु तथा स्वच्छ पर्यावरण है। नंबर 3 पर अच्छी परिवहन सुविधाएं उपलब्ध हैं। नंबर 4 निपुण व अनुभवी कार्यबल उपलब्ध है। नंबर 5 पूंजी है। अब आपका प्रश्न 2 है, सही उत्तर चिन्हित कीजिए। नंबर 1 पर सिलिकॉन घाटी अवस्थित है, बेंगलोर में, कैलिफोर्निया में, अहमदाबाद में। तो इसका उत्तर है कैलिफोर्निया में। दूसरा देखो आप, कौन सा उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से जाना जाता है? इसमें है लौह इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी। तो इसका उत्तर क्या आप लिखेंगे? सूचना प्रौद्योगिकी। तीसरे नंबर पर है, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक रेशा है? नायलॉन, जूट, एक्रेलिक्स। और इसका क्या उत्तर है? जूट। अब आप प्रश्न 3 देखो। प्रश्न 3 में है, अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये आपने अभी पूरा पाठ पढ़ा है, तो आप इसमें लिखेंगे,
जैसे कृषि आधारित और खनिज आधारित उद्योग का, और सार्वजनिक क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का। अब आप ये देखो, प्रश्न हमारा 4 है। दिए गए स्थानों में निम्नलिखित के दो उदाहरण देने हैं। कच्चा माल डैश और डैश, गन्ना लौह अयस्क। दूसरा है अंतिम उत्पाद डैश और डैश, इसमें आएगा चीनी और इस्पात। तीसरा है तृतीयक क्रियाकलाप डैश और डैश, इसमें आएगा व्यापार और बैंकिंग। फिर है कृषि आधारित उद्योग डैश और डैश, इसका है सूती वस्त्र उद्योग और चीनी उद्योग। फिर है कुटीर उद्योग डैश और डैश, टोकरी बनाना और मिट्टी के बर्तन बनाना। फिर है सहकारिता डैश और डैश, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, सुधा डेयरी और सहकारी उपक्रम। ये हमारे प्रश्न अभ्यास था। और अभी मैंने आपको बच्चों वो बताया कि इसके बारे में कि किस तरह से वो टेबल आपको बनानी है, तो वो टेबल आप अच्छे से बना सकते हैं। वो हमने आपको प्रश्न अभ्यास से पहले ही आपको यह प्रश्न हमने समझा दिया था, तो आपको यह पाठ अच्छे से समझ आया। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आपसे अगले पाठ पर मिलते हैं।